नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। आइए आरंभ करते हैं भाग 3। उससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता हो तो मेरे इस चैनल आइए सुनी कहानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके पहले भाग 2 में आप सबने सुना कि किस तरह कमला दत्त को सेक्रेटरी राम मोहन सेन ने अपने हिसाब से गढ़ा था और वो उनकी अंध भक्त थी, और किस तरह सुकुमारी आदिनाथ के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी, और किस तरह आदिनाथ की सहायता से ही सुकुमारी की नौकरी एक अध्यापिका के रूप में हुगली गर्ल्स स्कूल में लगी थी। और अब आगे इसके बाद फिर एक दिन सुकुमारी आदिनाथ को लेकर आई। दरख्वास्त भी एक दिन आदिनाथ ने लिखी। इंटरव्यू के लिए भी आदिनाथ को साथ लाई। इस बार भी सूटकेस बिस्तर वगैरह सामान आदिनाथ ही पहुंचा गया। सुकुमारी ने पहुंचकर कहा, इतनी दूर की नौकरी बराबर आओगे ना? आदिनाथ ने कहा, आऊँगा नहीं तो क्या, मुँह से ही कह रहे हो। मुझे यहाँ पहुँचाकर तुम्हें तो छुट्टी हुई, तुमसे दूर रहकर मुझे तो डर लग रहा है। सचमुच आओगे ना? आदिनाथ ने कहा, ज़रूर आऊँगा। हाँ, पहले की तरह जल्दी जल्दी तो नहीं आ पाऊँगा, महीने में 2-3 बार आने की कोशिश करूँगा। नहीं, हर शनिवार को आना होगा। हर शनिवार को यदि ना आ पाऊँ तो? कितना काम बाकी पड़ा है। अगर शनिवार के शनिवार नहीं आओगे तो मैं नौकरी छोड़ दूँगी, तुम्हें कह ही देती हूँ। फिर मामा के यहाँ जाकर चूल्हा फूकूंगी, वही शायद अच्छा लगेगा। आदिनाथ ने कहा, मैं फिर क्या कहता। उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गाड़ी ठीक कर सुकुमारी को बैठा दिया और शनिवार को आने का वचन दिया। वचन देकर रखना ही होगा, इस बात पर मेरा ज़रा भी विश्वास नहीं है। ये बदनामी मेरे घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी मेरे बारे में नहीं करेंगे। इसके अलावा सुकुमारी के प्रति मेरा जितना आकर्षण है उतना ही रमा, रमला, सुतपा और सुप्रीति पर भी है। सुकुमारी के लिए जितना समय खर्चा करूँगा उतना और सभी पर भी करना होगा। सभी के प्रति मेरा आकर्षण समान था, किसी पर भी पक्षपात जैसी कोई बात नहीं थी। सभी समझती थी कि मैं सिर्फ उसका ही हूँ, उसी के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को हर समय तैयार रहूँगा। लेकिन आज कहने में दोष नहीं है कि उस दिन हुगली गर्ल्स हाई स्कूल में सुकुमारी को पहुँचाकर मैं ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। वास्तव में ज़रा सा समय मिलेगा, थोड़ी मुक्ति मिलेगी, सोचकर ज़रा खुशी ही हुई। लेकिन सुकुमारी के दिन वहाँ अच्छे ही कट रहे थे। शुरू में तो प्रायः रोज़ ही चिट्ठी आती, नए स्कूल की बातें, नौकरी का विवरण। चिट्ठी लिखने में मुझे जितना आलस आता, सुकुमारी का हाल ठीक उल्टा ही था। चिट्ठी में 95% बातों में होती कमला दत्त। वैसी औरत मैंने नहीं देखी। कमला दी ने क्या कहा, कमला दी ने क्या करने को मना किया, कमला दी को क्या अच्छा लगता है, क्या सोचती हैं, कमला दी का स्वप्न क्या है, वही सब वो लिखती और भी तो कितनी जगह नौकरी की, लेकिन ऐसी हेडमिस्ट्रेस कभी नहीं देखी। हम लोगों को कुछ भी नहीं सोचना होता, सब कुछ कमला दी के ऊपर छोड़कर निश्चिंत रहते हैं। माँ को देखा नहीं, बहन या भाई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर जीवन में किसी का भी प्यार नहीं मिला। कमला दी ने जैसे सब कमियों को पूरा कर दिया। तुम शनिवार को आओ, कमला दी से परिचय कराऊंगी, तुम्हें भी पसंद आएंगी। ऐसी औरतें सच में कम ही होती हैं। हर चिट्ठी में पंचमुख से कमला दी की प्रशंसा। लेकिन पहले कुछ शनिवारों को कई कारणों से आदिनाथ नहीं जा पाया। कॉलेज छोड़कर व्यापार अभी शुरू ही किया था। इस व्यवसाय के ऊपर ही आदिनाथ का भविष्य निर्भर था। इसके अलावा और सब तो थी ही, सिर्फ सुकुमारी ही तो नहीं थी। फिर सुकुमारी चिट्ठी तो नियमित लिख ही रही थी, अतः बैंडल जाने की योजना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। कमला दत्त ने सुकुमारी को पहले ही दिन बतला दिया, देखो भाई, हमारे हॉस्टल में ज़रा कड़ाई है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुकुमारी ने कहा, हाँ भाई, जब देखो तब अध्यापिका और छात्राओं से मिलने कोई ना कोई चला आ रहा है, ये नहीं चलेगा। सेक्रेटरी को ये सब पसंद नहीं है, कहते हैं लड़कियों का स्कूल है, इसलिए ज़रा सावधान होकर चलना होगा। हाँ,
तुम्हारे अभिभावक के रूप में किसका नाम लिखूं? ज़्यादा लोगों का नाम मत बता देना भाई, उससे काम का बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा फिर सभी इसका उसका नाम देंगे, किसी पर भी अनुशासन नहीं रहेगा। सुकुमारी ने कहा, अधिक आदमियों के नाम में पाऊंगी कहाँ कमला दी? मैं भी तो माता पिता विहीन लड़की हूँ, नहीं तो क्यों घर छोड़कर नौकरी करने आती? कमला दत्त जैसे जरा क्षुब्ध हो उठी, बोली, इसे नौकरी क्यों कह रही हो सुकुमारी? गृहस्थी सभी बसाते हैं, गृहस्थी में क्या सुख है? मैंने देखा है, स्वयं गृहस्थी नहीं बसाई है, लेकिन गृहस्थी में माँ को सारी जिंदगी किस तरह कष्ट उठाने पड़े वो देखा है। मान लो कि ये आश्रम है, यहाँ सभी सेवा करने आए हैं, छात्राओं की सेवा करें, अपने मनुष्य जीवन पाने का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पिछले दिन सेक्रेटरी के पास सुनी बातों को कमला दी फटाफट बोल जाती। सभी अध्यापिकाएं कह रही थीं कि युद्ध के कारण सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। 5 रुपए महंगाई भत्ता बढ़ा देने से उन लोगों को काफ़ी लाभ होगा। छात्राओं की फीस तो हम लोगों ने बढ़ा दी है। सेक्रेटरी राम मोहन सेन के सिरहाने स्वामी विवेकानंद की गेरुआ पगड़ी पहने तस्वीर है। क्या तेज से दमदमाता चेहरा, नए युग का नया अवतार। कमला दत्त ने पलक उठाकर सेक्रेटरी के चेहरे की ओर देखा। लगा जैसे सेक्रेटरी की दोनों आंखें भी उतनी ही तेजोमय, उतनी ही दीप्तिमय और करुणा से भरी हैं। उस चेहरे के पास जैसे 5 रुपए महंगाई भत्ते की अर्जी लाकर महान अपराध किया। मन में हुआ कि वो इस छोटी सी बात के लिए इस महान आत्मा का ध्यान भंग करने क्यों आई? उसकी इतने दिन की शिक्षा और उपदेश जैसे बेकार गए। सेक्रेटरी ने पूछा, तुमने क्या कहा कमला? मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि सेक्रेटरी के सामने मैं दरख्वास्त पेश कर दूंगी, फिर वो जो भी करें। राममोहन सेन जरा मुस्कुराए, बोले, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्कूल सिर्फ मेरा ही नहीं है, मैं सेक्रेटरी भले ही हूँ, लेकिन ये प्रतिष्ठान तो सभी का, सारे जनसाधारण का है। इसकी एक कमेटी भी है। प्रतिष्ठान का अच्छा बुरा, उन्नति अवनति, हर विषय की जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन तुम भी तो कुछ कह सकती थी। कहकर सेक्रेटरी जरा रुके, फिर बोले, कह नहीं सकती थी? कमला दत्त की समझ में जैसे कुछ आया ही नहीं हो, सिर झुकाए बैठी रही। सेक्रेटरी ने कहा, बहुत कुछ कह सकती थी कि ये प्रतिष्ठान एक आश्रम की तरह है। यहाँ हम सभी सेवा करने आए हैं, छात्राओं की सेवा और अपने मनुष्यत्व लाभ की दुस्साध्य साधना करने। कह सकती थी कि इस मानव संसार में हम लोगों ने अक्षय संपदा का अधिकार लेकर जन्म ग्रहण किया। परमात्मा की इतनी बड़ी देन का हम लोगों को उपहास नहीं करना चाहिए। इस वरदान का मानवता की सेवा न कर गृहस्थी और नून तेल लकड़ी में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संसार के और लोग चाहे जो करें, जो सोचना चाहे सोचें, लेकिन हम यहाँ शांति और आराम के लिए नहीं आए हैं। हमने कल्याण की चाहना की है, और कल्याण चाहकर दुख कष्ट से घबराना नहीं चलेगा। कल्याण का तो जन्म ही दुख से है, और कष्ट ही है उसका मुकुट। ये सब बातें क्या तुम कह नहीं सकती थी? कमला ये सब बातें सुनते सुनते जैसे खो गई थी। अचानक उसे लगा जैसे एक ही दिन में उसने बहुत कुछ सीख लिया है। सेक्रेटरी ने कहा, अरे तुम तो उठ रही हो? हाँ, मैं अब चलूँगी, उन लोगों को ये सब बातें बतलाऊंगी। और वो चली आई। इतना ही काफ़ी था। उस दिन प्रथम कक्षा की छात्राओं को पढ़ाते पढ़ाते कमला दत्त ने कहा, तुम लोगों की तरह मैं भी एक दिन छोटी थी। मैंने भी तुम लोगों की इसी संस्था में सब कुछ सीखा है, पास किया है। हमारी ये संस्था मात्र एक स्कूल नहीं है, ये है एक आश्रम जहाँ हम सब सेवा करने आए हैं, दूसरों की भलाई करने आए हैं, अपने मानव जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। तुम लोग अच्छी तरह से सोच देखो, मनुष्य विधाता की श्रेष्ठ सृष्टि है। हम लोगों के अधिकार, हम लोगों की शक्ति असीम है। विधाता के वरदान को व्यर्थ नष्ट कर हमें उसका अपहास नहीं करना चाहिए। और लोग चाहे जो करें, लेकिन यहाँ आकर हमको खाली नहीं बैठना, कुछ करना है जो कल्याणकारी हो। लेकिन कल्याण के साथ दुख भी हो सकता है, जिसका हमें सामना करना है। ये संस्था छोड़कर अब तुम लोग कर्म भूमि में उतरो। तो मेरी आज की बातों को याद रखना। लड़कियां कहती, बड़ी दीदी कितना अच्छा पढ़ाती हैं, MA BT कोई हंसी खेल नहीं है।
महीने में एक बार कमेटी की मीटिंग होती। मीटिंग सेक्रेटरी की कचहरी में ही होती और भी मेंबर आते। प्रधानाध्यापिका कमला दत्त भी एक और चुपचाप जैसे साक्षी देती बैठी रहती। इस प्रकार की बैठकों में साधारणतः सेक्रेटरी राममोहन सेन ही सब कुछ होते थे। जो कुछ भी करना होता वही करते। प्रस्ताव पास कराना, वार्षिक व्यय पास कराना अथवा वार्षिक आय व्यय की रिपोर्ट देना। इसके अलावा संस्था के बारे में अगर कोई शिकायत आदि होती तो वो कहते, आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि हम लोगों का ये स्कूल मात्र लड़कियों का स्कूल ही नहीं है, ये तो एक बड़े प्रतिष्ठान का एक विभाग मात्र है। सरल बाबू ब्रह्म थे। लंबी दाढ़ी और मूंछों से भरा चेहरा, अलवान लपेटे एक ओर बैठे, बोले, सो तो है ही। सेक्रेटरी ने कहा, अपने हुगली जिले में शिक्षा का जो बीज हम लोगों ने रोपण किया है, आशा है वो एक दिन यूनिवर्सिटी के रूप में फल फूल कर बड़ा होगा। लड़ाई के हंगामे से बचने के लिए बहुत से लोग यहाँ आ बसे हैं। छात्राओं की संख्या भी पहले से दुगनी हो गई है। स्थानाभाव को पूरा करने के लिए स्कूल की इमारत को बढ़ाना होगा। अतएव मेरा प्रस्ताव है कि छात्राओं की फीस में कुछ बढ़ोतरी की जाए, विशेषकर जबकि सारी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमें ये करना ही होगा। ललित बाबू खुद व्यापारी आदमी थे, बोले, अरे और क्या, दाम तो बढ़ ही गए हैं। कल सुबह ही 22 रुपए के भाव से 300 गुना माल खरीदा है और शाम को ही, क्या बताऊं, मोशाई कुछ कहना नहीं सुनना नहीं, दाम एकदम 12 आना बढ़ गए। पहले से पता होता तो और ज़्यादा खरीद लेता। सरल बाबू ने सरलता दिखलाई। शिक्षा का दाम बढ़ाना क्या अच्छा होगा? एक तो वैसे ही गरीब गृहस्थ। आपका क्या मत है कमला देवी? लेकिन जवाब दिया सेक्रेटरी ने, शिक्षा के संबंध में जब बात उठी है तो उस बारे में भी मुझे कुछ कहना है। आपको मालूम तो है कि स्त्री शिक्षा के लिए यहाँ की महान विभूतियों ने क्या किया है। विशेषकर इस हुगली जिले में कितने विरोध के बावजूद आज स्त्री शिक्षा का प्रचार हुआ है। ये तो आप लोगों के लिए अनजानी बात नहीं है। इसका सारा श्रेय उन महापुरुषों को ही है। सरल बाबू ने शरीर को झटका देकर कहा, हाँ, राम मोहन राय को हम लोग कहीं भूल न जाएं। सेक्रेटरी बोले, उस समय जबकि क्रिश्चियन मिशनरियों की चेष्टा से हिंदू धर्म प्रायः लोप हो रहा था, यही राम मोहन राय आए थे तब हम लोगों का उद्धार करने। सरल बाबू ने सीधे बैठते हुए कहा, उसी के साथ ब्रह्मानंद केशव चंद्र के बारे में भी तो कुछ कहिए। तारक बाबू गले और सिर में मफलर लपेटे अभी तक चुपचाप बैठे थे। कुछ कहना उनका स्वभाव नहीं था, लेकिन और नहीं रुक पाए। क्यों, विद्यासागर क्या ऐसे ही आ गए थे? विद्यासागर क्या बाढ़ के पानी के साथ आए थे? सरल बाबू जल्दी उत्तेजित नहीं होते, इस बार भी नहीं हुए। बोले, विद्यासागर महाशय ने जो कुछ भी किया हो, शुरू में तो थे राम मोहन राय और फिर ब्रह्मानंद केशव चंद्र। उनके उपदेश पढ़े हैं। आहा, कितने महापुरुष थे वे लोग। तारक बाबू बोले, आप सीता वनवास पढ़ें, उससे भी अच्छा लगेगा। शिक्षा तो कर रहे हैं। विद्यासागर महाशय यदि किताबें नहीं लिखते तो लड़कियां पढ़ती क्या? तभी सेक्रेटरी ने रोक दिया। कहने लगे, अगर यही बात है तो इसी हुगली जिले में सन 1800 में बंगाल के सबसे पहले श्री रामपुर में महिला स्कूल खोलने वाली थी एक विदेशी महिला, जिनका नाम था मैडम हैना मार्शमैन। वास्तव में बंगाल का सर्वप्रथम महिला स्कूल वही था। किसी एक के करने से कोई महान काम नहीं होता, हुआ भी नहीं है, लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि कोई किसी से छोटा है। अपने इस स्कूल को ही लीजिए, क्या मुझ अकेले की चेष्टा से ये बन पाता? आप सभी लोगों की सहायता से ही तो आज इस स्थिति में आ पाया है। ललित बाबू ने कहा, ये कैसे कहा जा सकता है? आपने इस स्कूल में कम से कम 2 लाख रुपया तो लगाया ही है। कौन करता है आजकल? व्यापार में 2 लाख लगाने से डबल न सही 70% तो। सेक्रेटरी बोले, लाभ नुकसान की बात सोचकर मैंने स्कूल की नींव नहीं डाली थी। ये प्रसंग आज की बैठक में असंगत है। आज मैं एक और ही विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। स्कूल की कुछ अध्यापिकाओं ने एक दरख्वास्त मेरे पास भेजी है।
तनख्वाह बढ़ाने के लिए। मैं दरख्वास्त पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिए। सुनकर आप लोगों का जो मत हो कहें। बोर्डिंग में सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थीं। मनीषा सेन ने कहा, महीना अगर ना भी बढ़े तो क्या करेंगे भाई, नौकरी तो नहीं छोड़ पाऊंगी। माधुरी ने कहा, क्यों, आसनसोल गर्ल्स स्कूल में जाते ही 80 रुपए मिलेंगे। विज्ञापन मैंने भी देखा है, गणित, हिस्ट्री, अंग्रेजी सभी कुछ पढ़ाना होगा। मेहनत नहीं है क्या? इसके अलावा कोचिंग क्लास ऊपर से है। इला दत्त ने कहा। और दूर कितना? मनीषा सेन ने कहा, आसनसोल क्या यही है? अरे बैंडल आए हैं तो क्या आसनसोल नहीं जा पाएंगे? माधुरी ने कहा, जब घर ही छोड़ा है तो जहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहीं जाएंगे। मनीषा सेन ने कहा, लेकिन कमला दी की सी हेडमिस्ट्रेस कहाँ पाओगी? इला दत्त बोली, इसके अलावा कुछ दिन बाद ही तो हमारा स्कूल कॉलेज हो रहा है, तब तो प्रोफेसर भी हो सकते हैं। हाँ, कॉलेज न यूनिवर्सिटी, माधुरी ने जलकर कहा। मनीषा सेन ने कहा, मैं कह रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी ना हो लेकिन कॉलेज तो होगा ही, तुम देख लेना। सुकुमारी उस समय नई नई आई थी, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। सबके चले जाने के बाद सुकुमारी ने पूछा, अच्छा मनीषा दी, आपने कहा कि कॉलेज होगा, ऐसा क्यों? अरे सब समझ में आएगा, कुछ दिन रुको, खुद मालूम हो जाएगा कि क्यों होगा। कहिए ना मनीषा दी, क्यों होगा? तो सुनो, मनीषा दी ने कहा, वो कमला दी है ना, उन्हीं के लिए ये स्कूल प्राइमरी से जूनियर हुआ, फिर एक दिन जूनियर स्कूल से हाई स्कूल हुआ, अब हाई स्कूल को कॉलेज करने की बात चल रही है। और कमला दी अगर ये स्कूल छोड़ दे तो सेक्रेटरी स्कूल को बंद कर देंगे। उन्हीं के लिए तो ये स्कूल है। हम लोगों की नौकरी और जो कुछ भी देख रही हो सब कुछ वही ध्येय है, हम लोग तो मात्र निमित्त हैं। लेकिन स्कूल क्यों बंद कर देंगे? पहले तो सुकुमारी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई। ध्येय, निमित्त, केवल कमला दी, लेकिन और कुछ सुनने को समय नहीं था। मीटिंग समाप्त कर कमला दी आ गई थी। उस दिन तनख्वाह किसी की भी नहीं बढ़ी। जितने साल सुकुमारी ने शादी से पहले वहाँ नौकरी की, उतने दिन कहने लायक तनख्वाह कभी नहीं बढ़ी। वेतन वृद्धि के प्रश्न पर हमेशा ही व्यय की कमी का सवाल आ खड़ा होता। कमला दी कहती, मान लो ना कि हम लोग सब सेवा करने आए हैं, देशवासियों की सेवा, मनुष्य जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करने यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं सोच सकती क्या? मीटिंग से आकर कमला दत्त ने उस दिन कक्षा में जाकर लड़कियों को भी यही उपदेश दिया। ठीक उसी दिन एक घटना हो गई। आदिनाथ ने कहा, उसी बीच एक शनिवार को सुकुमारी की चिट्ठी पाकर मैं हुगली गर्ल्स हाई स्कूल बैंडल की प्रधानाचार्य कमला दत्त के दफ्तर में जाकर हाजिर हुआ। इससे पहले बैंडल स्टेशन पर आदिनाथ सिर्फ 2 बार ही आया था। पहले तो सुकुमारी को लेकर इंटरव्यू के लिए, फिर नौकरी करने पर सुकुमारी को पहुंचाने। सुकुमारी ने लिखा था, बार बार लिखने पर भी तुम नहीं आ रहे हो, अगर इस शनिवार को भी नहीं आओगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तुम मज़े से घूमो, ये नहीं चलने का। ज़रूर आना, कह देती हूँ। स्टेशन के बाहर आकर आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ठीक करना, मैं तुम्हारे साथ कलकत्ता घूमने जाऊंगी। उस दिन वाला गाड़ीवान शायद पहचान गया। धूप में स्टेशन के आसपास की सारी जगह जल रही थी, सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे जरा सी छाया थी। हुगली गर्ल्स हाई स्कूल को आदिनाथ ने उसी दिन पहली बार देखा था। 2-3 मंजिली इमारतें, चारों ओर लताओं से ढकी चहारदीवारी, लगभग जेल की चहारदीवारी के बराबर ऊंची। सामने लाल कंक्रीट बिछा अंदर जाने का रास्ता। प्रधानाचार्य के कमरे में सूचना भिजवाते ही अंदर से बुलाहट आई। सुकुमारी की चिट्ठियों के कारण आदिनाथ कमला दत्त के बारे में काफ़ी जानता था। दफ्तर में घुसते ही उसे लगा जैसे कमला दत्त को उसने पहले भी देखा हो। वही विशाल सेक्रेटेरिएट टेबल, पास ही अलमारियों में किताबों का पहाड़, सामने की दीवार पर सिस्टर निवेदिता की काफ़ी बड़ी तस्वीर, साफ सुथरा करीने से सजा कमरा, उसमें सरल स्वस्थ लेकिन गंभीर चेहरे पर चश्मा लगाए कमला दत्त को दूर से ही पहचाना जा सकता था। कमरे में आदिनाथ के घुसने के साथ ही कमला दत्त ने सिर उठाकर देखा। पूछा, आप ही का नाम शायद आदिनाथ मुखर्जी है? जी हाँ, आदिनाथ ने जवाब दिया। कमला दत्त ने सामने की कुर्सी दिखाकर कहा, बैठिए, सुकुमारी को अभी बुलाए देती हूँ।
आदिनाथ के बैठने पर कमलादत्त ने कागज पर न जाने क्या लिखकर अंदर भेज दिया। फिर बोली, हमारे यहाँ छात्राओं अथवा अध्यापिकाओं के आने जाने की काफी कड़ी व्यवस्था है। इस पर आदिनाथ ने कहा, ठीक ही तो है, यही तो होना चाहिए। हाँ, और इसमें कमलादत्त ने कहा, आप लोगों को भी सुविधा है और आप लोगों की स्वजन अध्यापिका या छात्रा जो भी यहाँ रहें उनको भी सुविधा रहती है। छोटी जगह है ना, इसीलिए हमारे सेक्रेटरी इस विषय में खूब कड़े हैं। आदिनाथ और क्या कहता, सिर्फ कहा, ये तो है ही, आजकल जरा सख्त होकर ही चलना चाहिए, मेरी भी यही धारणा है। कमलादत्त ने इस प्रकार कहा जैसे कैफियत दे रही हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये सब पसंद नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों का स्कूल चलाना वास्तव में एक आफत है। जरा भी इधर उधर होने से 50 बातें उठती हैं। सुकुमारी शायद तैयार ही थी, सिर्फ बुलाने की ही राह देख रही थी, लेकिन उतने ही से समय में कमलादत्त से काफी बातें हो गईं। आदिनाथ ने पूछा, इस बारे में तो सुना है, आपके स्कूल का काफी नाम है। कमलादत्त के हाथ में कलम और सामने अधलिखी चिट्ठी पड़ी थी। इस बात के उत्तर में उसने उस चिट्ठी को फिर से लिखना शुरू कर दिया। जब सुकुमारी आई तो उसने देखा कि आदिनाथ चुपचाप बैठा है और कमलादी चिट्ठी लिख रही हैं। अच्छा तो कमलादी, मैं चलूं फिर? कमलादत्त ने कहा, अच्छा भाई, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। बाहर आकर दोनों गाड़ी में बैठे। सुकुमारी ने कहा, खिड़की बंद कर लो। वाह, दम घुटेगा। नहीं, घुटने दो, हमारे स्कूल का यही नियम है। जरा ही से तो रास्ता है, फिर ट्रेन में तो खुला मिलेगा ही। हाँ, तो तुमने कमलादी को देखा? देखा, वो तो पता ही है कि देखा, लेकिन कैसी लगी? आदिनाथ उस दिन हंस पड़ा था। कहा, अलंकार शास्त्र के अनुसार तुम्हारी कमलादत्त शंखिनी की श्रेणी में आती हैं। शंखिनी? वो क्या? शास्त्रानुसार नारी के 4 प्रकार होते हैं, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। लेकिन तुम्हारी कमलादी को हस्तिनी नहीं कहूँगा, नहीं तो तुम नाराज हो जाओगी। शंखिनी ही ठीक रहेगा। कहा भी है, दीघल श्रवण, दीघल नयन, दीघल चरण, दीघल पाणी। इसके बाद जरा हंसकर उस दिन आदिनाथ ने कहा था, ये सारे लक्षण तो दूर से ही मिल गए, लेकिन शंखिनी नारी के साथ। हे भगवान, सुकुमारी ने आश्चर्य से कहा, इन्हीं सब लक्षणों से तुम किसी के बारे में सोचते हो क्या? आदिनाथ ने कहा, लक्षण बिना मिलाए काम चल सकता है क्या? औरतों के चरित्र के बारे में शास्त्रों में लिखा है, देवा न जानन्ति कुतो मनुष्याः। लक्षण मिलाकर फिर भी जरा अंदाज लग जाता है। इतनी देर में तुमने तो चेहरा, कान, नाक, आँख, हाथ, पैर सभी देख लिए होंगे। और क्या क्या लक्षण देखे? और जो लक्षण हैं उन्हें मिलाने के लिए और भी अच्छी जानकारी की आवश्यकता है। ऊपर ही ऊपर देखने से नहीं होगा, लेकिन वो कहाँ संभव है। आज भी याद है, आदिनाथ की बात सुनकर सुकुमारी उस दिन खूब रोई थी। देखो, तुम और किसी के संबंध में जो कुछ चाहे कहो, कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन कमलादी के संबंध में कृपया ऐसा न कहो। ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं। मेरी माँ नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मैं उस अभाव को भूल ही गई। शिखा दी विधवा है, इसलिए कमलादी भी मछली नहीं खाती। चारों ओर इतने सिनेमा बाइस्कोप हो रहे हैं, सभी तो जाते हैं, लेकिन कमलादी गई हैं कभी? पान, सुपारी, यहाँ तक कि लवंग भी नहीं खाती। मिल की साड़ी और फीते बंधे जूते नहीं पहनती। हम सभी के वेतन बढ़ाने की अर्जी दी, लेकिन कमलादी 5 साल पहले जो वेतन पाती थी, आज भी उतना ही पाती है। कमलादी कहती हैं, क्या होगा ज़्यादा पैसा लेकर, मेरे तो कोई है नहीं जिसको देना पड़े। इससे तो अच्छा है कि स्कूल फंड में ही जमा हो। स्कूल की आय बढ़ाने में ही मुझे तो खुशी है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी मैं भाग 4 में आपको कल सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।